किया जाता था। लेकिन आजकल की जो फाशिस्ट तंजीमें हैं, जो ताकतें हैं, ये आने वाली नस्ल के जहनों को ख़राब कर दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के जहनों में हिंदू मुस्लिम ला दिया गया है, फ़िरका परस्ती ला दिया गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान की सलामियत को, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, बाबा राव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसके तहत हर वो फ़िरका, हर वो मज़हब, हर वो शख्स को जो है उतना ही पावर है जितना कि एक अमीर शख्स को है और एक रूलिंग पार्टी के आदमी को है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है हिंदुस्तान में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कल तक जो है लोग बोलते थे कि जुडिशरी, सहाफ़त, आर्मी ये आज़ाद काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं फ़िरका परस्ती इन पर भी हावी होते जा रही है। या तो ये फ़िरका परस्ती के चंगल में आ गए, या फ़िरका परस्त जहन के लोग इसमें दाखिल होकर जो है हिंदुस्तान के सेकुलरिज़म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जलसे से हम जो है ख़ास तौर पर हम अगियार में ये मैसेज देना चाहते हैं, और मजलिस बचाओ तहरीक वाहिद जमात है जो गैर मुस्लिम स्पीकर्स को भी हम मदऊ करते हैं और गैर मुस्लिम लोगों को भी हम इसमें बुलाकर जो है इस जलसे में बिठाते हैं, ताकि तेलंगाना की गंगा जमनी तहज़ीब और हिंदुस्तान की सेकुलरिज़म को ज़िंदा रखने के लिए एक ग्रेट मैसेज देने के लिए ये जलसे का इनेकाद किया जाता है। रही बात ये जो मुसलसल आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से 2014 से पहले अलग फ़िरका परस्ती थी, 2014 के बाद से अब अलग फ़िरका परस्ती का दौर आया है। 2014 से पहले जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गली गली बम धमाके किए जाते थे। गली गली जो है हर मुसलमान को दहशतगर्द बनाकर उसके ख़ानदान को, उसके महल्ले को पेश किया जाता था। मरकज़ में जो गवर्नमेंट थी उस वक़्त की कांग्रेस, और रियासतों में जो गवर्नमेंटें थी वो खामोश थी, फ़िरका परस्ती से लड़े नहीं ये लोग। काश अगर UPA 2 के दौरान गुजरात में जो मुसलमानों पर जो जुल्म किया गया उसके ख़िलाफ़ में अगर कांग्रेस के सेकुलर लीडर उठ खड़े होते तो मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस की इतनी बुरी हालत नहीं होती और आज राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस वक़्त जब एहसन जाफरी को मारा गया, जब बेस्ट बेकरी का वाक़या पेश आया, तो कांग्रेस की उस वक़्त की सरबराह सोनिया गांधी खामोश रही, मनमोहन सिंह खामोश रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि हिंदुस्तान, गुजरात ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती छाई और पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हुआ, जिसका रास्त फ़ायदा जो है वो बीजेपी को हुआ और जिसका रास्त नुकसान जो है वो कांग्रेस को हुआ। तो मैं बारहा ये कहता हूँ कि क्रिमिनल साइलेंस ऑफ द अपोजिशन इस, ये जो अपोजिशन की खामोशी है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आप कोई भी पार्टी का नाम ले लीजिए, चाहे आप समाजवादी पार्टी का नाम ले लीजिए, चाहे आप आम आदमी पार्टी का नाम ले लीजिए, चाहे आप TRS का नाम ले लीजिए, चाहे आप ममता बनर्जी की TMC पार्टी का नाम ले लीजिए। आज हिंदुस्तान के मुसलमान इन तमाम जमातों के लिए अछूत हो गए हैं। मुसलमानों के मसाइल इन तमाम जमातों के लिए बरफदान में रख दिए गए हैं। आज कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू। कोई कह रहा है कि मैं जनेधारू हूँ, तो कोई कह रहा है कि मैं फलाना हूँ। सबसे बड़ा हिंदू कौन है, इसके ऊपर कंपटीशन चल रहा है, और आने वाला 2023 का इलेक्शन भी इसी उन्वान पर जा रहा है। तो जो गलती कांग्रेस ने की आज वही सेकुलर पार्टियां कर रही हैं। तो आप देखिए, समाजवादी पार्टी का अगर आप इशू लेंगे, समाजवादी पार्टी का जब आप इशू लेंगे तो आज़म खान तकरीबन 3 साल में जेल में रहे, तो अखिलेश यादव एक मरतबा भी उनसे मिलने नहीं गए, उनका जो है एक मरतबा भी बयान नहीं दिए उसके ख़िलाफ़ में। अखिलेश यादव के दौर में कई जुडिशल कस्टडी में मुस्लिम बच्चों को मारा गया, कई लोगों को मारा गया। आप जब तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे
तो आप देखिए वहाँ पर फिसादात के ज़रिए कई मुसलमानों के जायदादों को तबाह किया जा रहा है। वहाँ पर ममता बनर्जी वहाँ पर है। आप जब देखें तो पता चलेगा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल यकीनन बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में आप जब अच्छा काम कर रहे हैं, फ़िरका परस्ती के मामले में बहुत खामोश है। हालिया आप देखिए जो दिल्ली राइट्स हुए थे उस पर भी खामोश रहे पूरी आम आदमी पार्टी। एक अरविंद केजरीवाल या एक मनीष सिसोदिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि आप देखें तो पता चलेगा अमानतुल्लाह जब जेल में गिरफ्तार हुए तो समाजवादी पार्टी से कोई ऐसी बड़ी एहतजाजी प्रोग्राम या बयान नहीं दिया गया। उसी सूरत में जब आप रियासत में जब आप देखेंगे तेलंगाना राष्ट्र समिति, यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है हमारे तेलंगाना में, तेलंगाना का जो 2023 का इलेक्शन है, पार्लियामेंट 2024 में आ रहा है, लेकिन एक साल पहले यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। सारी बीजेपी, सारी फ़िरका परस्त ताकतें यहाँ पर जो है कई दिन से काम कर रही थी, लेकिन केसीआर साहब अपने पैलेस में सो रहे थे। जैसा कि इंग्लिश में कहावत है कि डी नीरो वॉज प्लेइंग गेम, यानी डी नीरो सो रहा था, रोम जल रहा था। रोम वॉज बर्निंग, द डी नीरो वॉज स्लीपिंग। तो हमारा तेलंगाना में धीरे धीरे करते हुए फ़िरका परस्ती दाखिल हो रही थी, लेकिन केसीआर साहब सो रहे थे और केसीआर साहब के जो अतराफ़ का हाशिया था वो पूरा बीजेपी में दाखिल होते जा रहा था, फ़िरका परस्ती को अपना रहा था। केसीआर के लिए, टीआरएस के लिए मुस्लिम मसाइल, मुसलमान अछूत हो गए हैं। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बोलिए, जिस तरीके से टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आपके जेडीएस जैसा एक लल्लू प्रसाद यादव आरजेडी को छोड़कर तमाम सियासी जमातों के लिए आज मुसलमान अछूत हो गए हैं। उसी तरीके से हमारे केसीआर साहब के लिए भी आज तेलंगाना के मुसलमान अछूत हो गए हैं। अब आप देखिए किस तरीके से हमारी फ़िरका परस्ती जहन तेलंगाना में काम कर रही है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के फ़िरका परस्त जहन के तहत आ गए। अभी बीजेपी पावर में नहीं आई तेलंगाना में, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि तेलंगाना के डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर क्या हमारे इटला राजेंद्र है या किशन रेड्डी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मौजूदा चीफ मिनिस्टर हमारे केसीआर साहब बिल्कुल डिफंक्ट चीफ मिनिस्टर हो गए बेचारे, और उनके बेटे बिल्कुल डिफंक्ट हो गए। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 3 महीने से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जो फाइल है 100 करोड़ की, 2 हमारे आईएएस ऑफिसर्स है, जहाँ पर हमारे को अगयार से नुकसान है, वहाँ पर हमारे को अपनों से भी नुकसान है। जहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो मुस्लिम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को अगर डालते हैं तो ये लोग कौम के मामले में कोई काम नहीं करते, हमारे मामले में कोई आवाज़ नहीं उठाते। 3 महीने से फाइल हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर उनके पास पड़ी हुई है, और हमारे जो डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर है, एक आईपीएस है, एक आईएएस ऑफिसर के पास है, 100 करोड़ रुपए की फाइल है। अब आप बताइए मुसलमान तेलंगाना के कैसा तरक्की करेंगे? आप लोन नहीं दे रहे हैं। अब आप दूसरी जानिब आइए वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड के जितने भी जायदादें थे, जो पिछले हम कल तक बोलते थे कि भाई आंध्रा के, रायलसीमा के रूलर्स हैं, इसलिए वो हमारी यहाँ पर जायदादों को तबाह कर रहे हैं, लेकिन आज केसीआर साहब, ये वही केसीआर साहब है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस वक़्त दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली की जब ज़मीन लगड़ा पार्टी राजगोपाल को दे दिए थे, तो जाके 3 दिन का धरना दे के वहाँ पर उन्होंने खुद बैठे थे। आज वो हमदर्दी, आज वो हमारे साथ मोहब्बत केसीआर साहब कहाँ पर गई कि वक्फ बोर्ड तबाह व ताराज हो गया। हम उस दरगाह हुसैन शाह वली की तकरीबन 50,000 करोड़ की जायदाद, हम 50,000 करोड़ की हमारी वक्फ की अमलाक को तबाह कर दिया गया पूरा। ये 8 साल में जितनी तबाही हुई, मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड की पिछले 50 साल में उतनी तबाही नहीं हुई जितना केसीआर के दौर में वक्फ बोर्ड की तबाही हुई। वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लॉक डाल दिया गया। वक्फ बोर्ड के दफ्तर को आज कितने दिन से लॉक है? 5 साल से आज वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लॉक है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई मुस्लिम रहनुमा में हिम्मत नहीं है जाके केसीआर के दरवाजे को खटखटाने की। पुराने शहर में तकारीर में बोलने वाले
कि हम जिसे चाहे उसे तख्त पर बिठा सकते हैं, हम जिसे चाहे उसे तख्त पर लिटा सकते हैं। आज मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, कल तक कहते थे कि मैं उस कार का स्टीयरिंग का ड्राइवर हूँ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, कहाँ पर गया? 5 साल से वो गाड़ी, वो ड्राइवर हज हाउस को जाकर वक्फ बोर्ड का लॉक क्यों नहीं खोल रही है? वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को लॉक रहने की वजह से हम कई केसेस को हार जा रहे हैं। उसके बाद में आप देखें तो उर्दू एकेडमी का मुझे बड़ी हंसी आई कि मैं इत्तेफाक से निज़ामाबाद गया था और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को गया था, तो वहाँ पर ये देखा कि उर्दू एकेडमी की लाइब्रेरी जो है एक गैरेज में, किसी के गैरेज में चल रही है और महाना 8 से 10 हज़ार रुपये उस गैरेज के ओनर को दिया जा रहा है। उर्दू सरकारी ज़बान है तेलंगाना की, बराए नाम है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, टीआरएस के तमाम लीडरों को चैलेंज कर रहा हूँ, जो केसीआर को सेकुलर कहते हैं, जो केसीआर को एक अच्छा एबुल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एबुल एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं? जैसा हमारे निज़ाम सरकार थे, जिनके 2 आंखें, एक हिंदू और एक मुसलमान, सबके साथ इंसाफ किए। जहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पैसे देते थे तो वहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी को भी पैसे देते थे। लेकिन केसीआर साहब सिर्फ एक ही फ़िरक़े के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं तेलंगाना के पिछले 8 साल से। जितना टिमरीस में करप्शन है, शायद ही मैं समझता हूँ कि तेलंगाना के कोई डिपार्टमेंट में इतना करप्शन नहीं होगा। तो मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का कहा, मैं आपके हज हाउस की बाजू जो बिल्डिंग है, आज बतलाइए पिछले 8 साल से वीरान पड़ी हुई है। वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जा रहा है, उसका मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से पानी आ जा रहा है। ऐसे कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कितने माइनॉरिटी वेलफेयर, कितने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आए और जा रहे हैं और मौजूदा वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं। आप बतलाइए, क्या किसी में हिम्मत है कि जाके चीफ मिनिस्टर को, ये हमारा स्केलेटन है, ये हज हाउस की बिल्डिंग जो है, मुसलमानों की जो ज़रे हाल है तेलंगाना की, उसकी ज़िंदा मिसाल अगर कोई देखना चाह रहे हैं कि मुसलमान तेलंगाना में कैसे है, तो जाओ जाकर जो है हज हाउस की बिल्डिंग देखो। आप बड़े बड़े वादे किए गए कि KG to PG फ्री हम वो देंगे मुसलमानों के लिए स्पेशल। आप ओल्ड सिटी की जब डेवलपमेंट की बात करते, रोज़ाना आप देखते कि 100-100 करोड़ रुपए के दावे। कल मुझे बड़ी हंसी आई कि अकबरुद्दीन ओवैसी जाकर जो है मेट्रो रेल के MD से मिले। अरे पिछले 11 साल से मेट्रो रेल का काम नहीं हुआ। आज हर इलेक्शन से पहले आप देखिए, 2014 में भी ऐसा ही ड्रामा किया गया था। 2018 में ये KTR, ये असदुद्दीन ओवैसी पुराने शहर में फिर के, ये अकबरुद्दीन ओवैसी अपने तकारीर के ज़रिए IT कॉरिडोर बनाने का वादा किए थे कि शमशाबाद में IT कॉरिडोर आएगा, मुस्लिम बच्चों को पुराने शहर के 10,000 नौकरियां मिलेंगे, ये वादे किए गए थे। वो IT कॉरिडोर कहाँ पर है मुझे बताइए। IT कॉरिडोर तो नहीं आया, बल्कि सदर मोहतरम का आलीशान घर तामीर हो गया पहाड़ पे। IT कॉरिडोर तो नहीं आया, लेकिन शमशाबाद की वक्फ प्रॉपर्टी तबाह ताराज हो रही है। एयरपोर्ट को जाते हुए रास्ते में आप देखिए कि पूरे VIPs जाते हैं, वो पूरी वक्फ बोर्ड की जायदाद को तबाह किया जा रहा है वहाँ पर। तो आप बतलाइए, आखिर हम किसको सेकुलर मान कर चलें? ये हमारे उलमा मशाइखीन आए इलेक्शन के, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी मैं चाहता हूँ कि इस नेक उलमा मशाइखीन के ख़दमों में बैठकर मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारूँ। लेकिन जो उलमा मशाइखीन के नाम पर मुसलमानों को जो धोखा दिया जा रहा है, ऐन इलेक्शन के सामने लाकर उनको पेश करके ये बताया जा रहा है कि KCR सेकुलर है, कहाँ पर है वो जमात इस्लामी के तमाम जिम्मेदार? आज बतलाइए कि हज हाउस की बिल्डिंग का कोई दौरा करते हैं क्या? बताइए, उर्दू सेकंड लैंग्वेज को मार दिया गया है। आप कोई पुलिस स्टेशन में जाइए, क्या उर्दू में बात करने वाला एक ऑफिसर मिलेंगे आपको? कोई इंस्पेक्टर से आप उर्दू में बात कर सकते? कोई SI से आप उर्दू में बात कर सकते? बताइए, आप कोई उर्दू में दरख्वास्त दे सकते? हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस को जाइए, क्या उर्दू में आप दरख्वास्त दे सकते? तो ये आज तेलंगाना की इतनी बुरी हालत है। हम नहीं चाह रहे कि तेलंगाना में फ़िरका परस्त ताकतें आएँ, हम नहीं चाह रहे कि तेलंगाना में BJP दोबारा इक़्तिदार पर आए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि KCR, TRS और BJP की जो मैच फिक्सिंग चल रही है। अब जो मौजूदा BRS और, अरे आपसे घर नहीं सुधर रहा। आप जो है तेलंगाना में यहाँ पर के हालात, रोज़ाना शहर में मर्डर, रोज़ाना शहर में लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो गया शहर में। मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि KCR साहब खुद तेलंगाना को गोल्डन प्लेट में रख के, गोल्डन थाली में रख के
बीजेपी को इख्तिदार देना चाह रहे हैं, वैसा दिख रहा मुझे। यार जिंदा समझ